नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है विशेष के एक और खास एपिसोड में जो चुनाव के इर्द गिर्द घूमता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। चलिए आज जानते हैं कि चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती है। इस पर्व में मतदाता, उम्मीदवार, मतदान कर्मी और पर्यवेक्षक जैसे कई किरदार होते हैं जिनके लिए सुरक्षा का ताना बाना बुना जाता है। वजह साफ है, चुनाव प्रक्रिया को भय या नुकसान से मुक्त रखना और संवेदनशील चुनाव सामग्री की रक्षा करना। और जान लीजिए कि यह काम बेहद भारी, चुनौतीपूर्ण और गतिशील होता है। इससे जुड़ा सारा तंत्र तब तक सतर्क रहता है जब तक चुनाव मुकम्मल ना हो जाए। भारत जैसे विराट देश में आम चुनाव से जुड़ी तैयारियां तमाम बारीकियों से पटी रहती हैं। – 2019 में लगभग 90 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संख्या पूरे यूरोप की आबादी से अधिक है और वोटिंग सही हो ये सुनिश्चित करेंगे तकरीबन 1.10 करोड़ पोल कार्यकर्ता और सुरक्षा बल, जो 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग को न सिर्फ सुरक्षित वोटिंग बल्कि चुनाव सामग्री और मतपेटियों के सुरक्षित हस्तांतरण और भंडारण, हेरफेर को रोकने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। चुनाव में सबकी बराबर भागीदारी हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वोटर की इच्छा का सम्मान हो। इसके लिए जरूरी है कि उम्मीदवार भयमुक्त होकर प्रचार कर सकें, वोटर प्रतिशोध के डर के बिना गुप्त मतदान कर सकें, अधिकारी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें और समाज, मीडिया और पार्टियां भय और नुकसान से मुक्त होकर अपने काम को अंजाम दे सकें। इसे सिर्फ सुरक्षा के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। चुनावी दौर में हिंसा की संभावनाएं बनी रहती हैं। चुनावी हिंसा मतदाताओं, उम्मीदवारों या फिर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कराई जाती हैं। आमतौर पर चुनावी हिंसा के निशाने पर बूथ कैप्चरिंग करना होता है, जिससे किसी खास उम्मीदवार को लाभ पहुंचाया जा सके। इसे रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी के संकेतों की पहचान करना, प्रशिक्षित सुरक्षा बलों को तैनात करना, सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना और जनता को शिक्षित करना भी शामिल है। इन सब के साथ चुनाव सुरक्षा डेटा भी शामिल है। इसमें चुनाव से जुड़े सुरक्षा बलों से जुड़ी तमाम संवेदनशील जानकारियां होती हैं, जैसे उनकी तैनाती, चुनावी हिंसा के आंकड़े वगैरह। इन सब वजहों के चलते सुरक्षा बलों की भूमिका ऐन चुनाव से कहीं पहले शुरू हो जाती है। सुरक्षा बंदोबस्त की योजना चुनाव के शेड्यूल और चरणों को केंद्र में रखकर बनाई जाती है, जिससे सुरक्षा बलों की उपलब्धता और गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके। पोलिंग डे और चुनाव प्रचार पर सुरक्षा प्रबंधन पैनी नजर रखता है और क्षेत्र के हिसाब से रणनीति तैयार करता है, जैसे वाम समर्थित आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र। यहाँ एक लंबी समय सीमा और सुव्यवस्थित चुनाव पर बल रहता है। जम्मू और कश्मीर, यहाँ भी चुनाव कई चरणों में बांटे जाते हैं और इनकी योजना बाकी क्षेत्रों से अलग बनाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य, त्योहारों और बरसात को छोड़ दें तो सुरक्षा इस क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है। माहौल शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए चुनाव आयोग कई जरूरी कदम उठाता है। मसलन कानून और व्यवस्था बरकरार रखना, स्थानीय हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ निरोधक कार्रवाई करना, उन पर कड़ी नजर रखना, नॉन बेलेबल वारंट्स की तामील कराना, चुनाव से जुड़े केसेस का निस्तारण करना, गैर कानूनी शराब के धंधे पर शिकंजा कसना, गैर कानूनी असलहों और हथियारों को जब्त करना, कानूनी हथियारों को जमा कराना, जरूरी निषेधात्मक आदेश जारी करना, इलाके में चेक पोस्ट बनाकर किसी भी गैर कानूनी काम पर नकेल कसना और रोज कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करना शामिल है। चुनाव की तैयारी के चलते आयोग हर राज्य की मांग को ध्यान में रखकर राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता की समीक्षा करता है। अमूमन केंद्रीय बलों की मांग अक्सर उपलब्धता से ज्यादा ही होती है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग की कोशिश इस बात पर ज्यादा रहती है
कि राज्यों के अपने सशस्त्र बलों का भरपूर दोहन हो। इनमें स्टेट आर्म पुलिस, होम गार्ड्स और जिला पुलिस वगैरह शामिल होते हैं। चुनाव आयोग डिप्लॉयमेंट के मुद्दे पर गृह मंत्रालय और विभिन्न सुरक्षा बलों के मुखिया के साथ मिलकर काम करता है। इनमें नेशनल प्लान भी होता है, जिससे सुरक्षा बलों के गमनागमन और तैनाती की योजना होती है। इसमें भारतीय रेल की भी अहम भूमिका होती है। चुनाव आयोग इस प्लान के कार्यान्वयन पर पैनी नजर रखता है, यानी सुरक्षा बलों का काम मतदान दिवस से कहीं पहले शुरू हो जाता है और परिणामों की घोषणा के बाद ही जाकर खत्म होता है। सीआरपीएफ संवेदनशील जगहों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इनका फंक्शनिंग जो है एक इसको कॉन्फिडेंस देता है। हमारा जो स्टाफ होता है और उसको एक कॉन्फिडेंस देता है। और पिछले चुनाव में मैंने देखा है बहुत अच्छा स्मूथ वर्किंग में, स्मूथ प्रोसेस को कंडक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग के अलावा कई और संस्थाओं की अहम भूमिका होती है, जिनमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ का नाम सबसे ऊपर है। इनकी सेवाओं की महत्ता को देखते हुए 2017 में चुनाव आयोग ने इन फोर्सेस के जवानों और अधिकारियों के लिए ऑनरेरियम या मानदेय की घोषणा की। ये मांग काफी लंबे अरसे से चली आ रही थी। इनमें 2500 प्रतिदिन ऑफिसर्स के लिए, 2000 रुपए प्रतिदिन अधीनस्थ अधिकारियों के लिए और 1500 रुपए प्रतिदिन अन्य रैंक्स के लिए। अगर ड्यूटी 15 दिनों से ज्यादा हो तो इस राशि में 1250, 1000 और 750 प्रति अतिरिक्त हफ्ते का इजाफा किया जाता है। लोकसभा चुनाव हो तो इसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। असेंबली चुनाव में ये जिम्मा राज्य सरकारों का होता है। अगर दोनों चुनाव साथ हों तो ये खर्च आधा आधा बांट लिया जाता है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनाव सेवाओं के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। इन्हें राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष माना जाता है। ट्रेनिंग और अनुशासन में भी ये अव्वल दर्जे के हैं। पर बड़ी बात यह है कि अपने तजुर्बे के चलते ये किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में सक्षम होते हैं। चुनाव के दौरान ये केंद्रीय बल राज्यों की पुलिस फोर्सेस के साथ मुस्तैदी से मौके पर तैनात रहते हैं और चुनावों में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे केंद्रीय बलों की तैनाती की योजना को रंग दिया जाता है। चुनाव की घोषणा के बाद हर राज्य एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाता है। इस बही खाते में राज्य में उपलब्ध सुरक्षा बलों का आकलन होता है और फिर जरूरत के हिसाब से गृह मंत्रालय से केंद्रीय बलों की मांग की जाती है, जो अपने आकलन, विवेक, क्षमता और उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेता है। स्टेट डिप्लॉयमेंट प्लान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ मिलकर बनाया जाता है, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बलों की तैनाती पर विचार करता है। इस काम में गृह मंत्रालय द्वारा तैनात फोर्स कोऑर्डिनेटर भी मदद करते हैं। राज्य स्तर पर बन रहे प्लान में उस राज्य के सभी जिलों का इनपुट मिलाया जाता है। ये प्लान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अध्यक्ष बनाते हैं। इन जिलों में चुनाव प्रेषकों के दौरे होते हैं, जिसके दौरान इन प्रेषकों के विचार भी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में शामिल किए जाते हैं। कानूनन स्टेट डिप्लॉयमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान को मतदान दिवस से एक हफ्ते पहले अंतिम रूप देना जरूरी होता है। किसी भी संवेदनशील क्षेत्र या पोलिंग बूथ की पहचान कुछ मानकों के आधार पर तय की जाती है। जैसे निर्वाचन क्षेत्र और पोलिंग बूथ का अतीत, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, दंगों और फर्जी मतदान की घटनाएं, क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की समस्या, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा की गई शिकायतें, उम्मीदवारों का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, अपराधियों और फरार चल रहे लोगों की मौजूदगी और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या। पोलिंग बूथ पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मी के जिम्मे कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे वोटिंग के दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में मौजूद ना हो, वोटर की अनुपस्थिति में पोलिंग पार्टी या पोलिंग एजेंट्स वोट ना डालें, पोलिंग ऑफिसर वोट डालते वक्त वोटर के साथ ना हो,
पोलिंग ऑफिसर या एजेंट वोटर को धमकी ना दे। पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई हथियार ना जाने पाए। पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई फर्जीवाड़ा ना हो। कानून के उल्लंघन की स्थिति में कर्मी अपने अफसर को सूचना देता है, जो रिटर्निंग अफसर को सतर्क करता है। फिलहाल इस वक्त देश में गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे सीआरपीएफ, जो आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंसर्जेंसी में सहायता करता है, सीआईएसएफ, जो हवाई अड्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है, एनएसजी, जो एक विशेष आतंकवाद प्रतिरोधक दल है, बीएसएफ, जो भारत का प्राथमिक सीमा रक्षा संगठन है, आईटीबीपी, जो प्राथमिक तौर पर तिब्बत के साथ भारत की सीमा पर तैनात रहता है, एसएसबी। इस बल का मूल मकसद भारत की निर्धारित सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है, और असम राइफल्स, ये देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बूथ स्तर पर हर सेक्टर ऑफिसर को संवेदनशील इलाकों और समुदायों की पहचान करनी होती है। ऐसा किसी भी स्रोत या व्यक्तियों की शिनाख्त करना जो चुनाव में समस्या बन सकते हो, और अतीत में हुई किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी लेना, आम नागरिक से परस्पर सहयोग की भावना बढ़ाना, जरूरी स्थलों पर पुलिस पिकेट लगाना शामिल है। और अब चलते हैं और लेते हैं जायजा एक पोलिंग सेक्टर का, जो किसी भी चुनाव और उसकी तैयारियों का केंद्र बिंदु होता है। यही एक वोटर अपना वोट डालकर सरकार बनाने का आगाज करता है। तो चलिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के पूर्वी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीलमपुर इलाके में। सीलमपुर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। सीलमपुर की स्थापना इमरजेंसी के दौरान उत्तर और मध्य दिल्ली से विस्थापित हुई आबादी को स्थानांतरित करने के लिए की गई थी। इसमें जाफराबाद, नया सीलमपुर और उस्मानपुर जैसे इलाके आते हैं। इसकी शुमार पिछड़े इलाकों में की जाती है। आरएसटीवी की टीम ने इस इलाके का दौरा किया। जब हम यहां पहुंचे तो चुनाव आयोग की स्थानीय टीम इलाके के दौरे पर थी। बाजारों और स्कूलों में व्यवस्था पर नजर रखी जा रही थी। 12 तारीख को 12 मई को वोट डलना है, 12 मई को वोट डलना है, और मतदान के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड वगैरह है। और युवा वोटरों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। हमारी लोकतंत्र की सफलता तभी है जब हर व्यक्ति, आप में से हर व्यक्ति वोट डाले। हम इसके बाद इस स्कूल में पहुंचे जहां मतदान केंद्र बनेगा। हम एक प्रत्येक बूथ में हम मिनिमम फैसिलिटी एश्योर करना एक प्राइम एस्पेक्ट से, इसमें हम ये देख लें कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, इंश्योर करना होगा, वाटर है या नहीं है, इंश्योर करना होगा वाटर की सप्लाई, पीने का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स हैं या नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए और मेल फीमेल्स के लिए टॉयलेट्स कंपल्सन है, ताकि जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन है वो भी स्मूथ वोट डाल सकें। इसके साथ साथ हमको जो अदर फैसिलिटी हैं, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये भी इंश्योर कर लेना है कि धूप ना हो, और एंट्री एग्जिट हमें इंश्योर कर लेना है। तो ये मिनिमम बेसिक फैसिलिटी हमको इंश्योर कर लेना है। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन आई है कि हमें क्रैच और मेडिकल किट भी देख लेना है, तो हम ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सेंटर पे क्रैच रहे, ताकि यदि कोई महिला आती है अपने बच्चे के साथ तो उसके बच्चे को टाइम मिल सके। और ये भी प्रयास कर रहे हैं अपने एरिया में कि मेडिकल किट भी कम से कम एटलीस्ट रहे। तो ये हमें 7-8 बेसिक मिनिमम फैसिलिटी एक बूथ में इंश्योर करना होता है। सीलमपुर में तकरीबन 1,60,000 वोटर हैं और 150 पोलिंग स्टेशन हैं। इस क्षेत्र के लिंग अनुपात के मुताबिक हर 1,000 पुरुषों पर 823 महिलाएं हैं। इलाके के ज्यादातर पोलिंग स्टेशन संवेदनशील माने जाते हैं, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले उस पूरे एरिया की स्कैनिंग करते हैं। पूरे एरिया को सेंसिटाइज करने के लिए स्कैनिंग कर लेते हैं और पूरे उसका एक एक चीज़ हम इंश्योर करते हैं, रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, देन उसकी वल्नरेबिलिटी उस एरिया की कितनी है। जो बूथ हमारे सेंसिटिव होते हैं, पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पे हमारे BLO या हमारे
जो कंसर्न लोग हैं उनके आधार पर जो हमारे बूथ सेंसिटिव हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं उनको हम आगे फर्दर कम्युनिकेट करते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए, ताकि वहाँ पे एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉयड किया जा सके, उनकी वेबकास्टिंग की जा सके और ताकि उनको पल पल का मॉनिटर किया जा सके। देखिए, जहाँ तक पोलिंग स्टेशंस की डिप्लॉयमेंट की बात है, वो तो एक स्केल है जो दिल्ली पुलिस के यहाँ पे स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट होती है। नॉर्मल में एक स्केल है कि इतने उसमें सीनियर वो होंगे और इतने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स होंगे, तो इनके नॉर्म्स ऑलरेडी इसके डिसाइडेड हैं, उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट होती है। संवेदनशील में जैसा कि अभी बात हुई है, उसमें एक्स्ट्रा CAPF मिल जाती है, प्लस माइक्रो ऑब्जर्वर्स की डिप्लॉयमेंट हो जाती है उसमें। जहाँ तक पोस्ट पोल की बात है, वो तो एक काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग व्यवस्था उसके लिए होती है, जो 3 टायर सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। तो वो तो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक 24 घंटे वहाँ पे चलती है, और जो एंट्री है, एक्सेस है, वहाँ किसी की हो नहीं सकती है एक्सेप्ट कि जो इंस्पेक्शन के लिए जाए, और वो भी उनके निर्देश के मुताबिक ही बंदा वहाँ पे अप्रोच कर सकता है अप टू ए सर्टेन पॉइंट। तो सिक्योरिटी का तो बहुत एक रिक्वायरमेंट भी है, और प्लस ये हमेशा होती भी रही है। फिलहाल चुनाव आयोग की मशीनरी यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की सारी तैयारियां कर रही है। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों पर कुछ अहम जिम्मेदारियां डाली हैं, जैसे स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा। यहाँ चुनाव उपरांत ईवीएम्स रखी जाती हैं। इन कक्षों की 24 घंटे निगरानी होती है। इन्हें त्रिस्तरीय सुरक्षा दी जाती है। इनमें प्रथम चक्र यानी वो कमरे जिनमें ईवीएम्स रखी जाती हैं, ये कमरे केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले होते हैं। इनकी निगरानी में पूरी एक पलटन तक तैनात होती है। दूसरा चक्र, इसकी सुरक्षा राज्यों के सशस्त्र बल करते हैं। तीसरा चक्र, इसकी सुरक्षा जिला स्तर पर तैनात कार्यकारी बल करते हैं। चुनाव के बाद बैलेट यूनिट्स या ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। स्ट्रांग रूम को सील करते वक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं और वो ताला पर अपनी मुहर भी चिपका सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को पहले से लिखित रूप में सूचित किया जाता है। एक स्ट्रांग रूम की बनावट की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे इन मजबूत कमरों में केवल एक एंट्री पॉइंट और डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए। स्ट्रांग रूम की एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास और दूसरी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। स्ट्रांग रूम के सभी प्रवेश बिंदुओं को पूरी तरह सील किया जाना चाहिए। स्ट्रांग रूम के प्रवेश बिंदु पर 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों के पास एक लॉगबुक रखी जाती है जिसमें प्रवेश की तारीख, समय, अवधि और नाम की जानकारी होनी चाहिए। मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा बलों की निगरानी में 3 स्तरीय तारबंदी प्रणाली स्थापित की जाती है। पहला स्तर, मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को पैदल क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है। इस परिधि में किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाती। इस सीमांकित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की जाती है। यदि कोई सार्वजनिक सड़क ऐसे क्षेत्र में आती है तो गिनती के दिन ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया जाता है। यहाँ प्रवेश के लिए स्थानीय पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। पहला घेरा पार करने के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया जाता है। मध्य घेरा मतगणना परिसर के दरवाजे पर होता है। ये संबंधित राज्य की सशस्त्र पुलिस की जिम्मेदारी में होता है। दूसरे कॉर्डन में व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति देने से पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि माचिस, हथियार जैसी कोई निषिद्ध वस्तु अंदर न जाने पाए। आपको बता दें कि मतदान केंद्र या काउंटिंग हॉल में मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप जैसे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पाबंदी है। दूसरे कॉर्डन पर तैनात सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी मतगणना हॉल के बाहर मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहा है।
मोबाइल का उपयोग केवल गिनती के केंद्रों पर पूर्व निर्धारित कमरे में ही किया जा सकता है। तीसरा स्तर, तीसरा और अंतिम घेरा काउंटिंग हॉल के दरवाजे पर होगा। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें CAPF भी कहा जाता है। इस स्तर पर भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी मोबाइल फोन या अन्य निषिद्ध चीजें काउंटिंग हॉल के अंदर न जा पाएं। फिलहाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के इन जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। फिलहाल कुछ दिन आराम और फिर एक नई चुनौती से रूबरू होंगे ये लोग। जानकारी के लिए बता दें कि 2014 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या 8,68,150 थी। इनमें CRPF में 2,84,275 कर्मी थे, जबकि BSF में यह संख्या 2,44,379 थी। CISF में ये 1,22,312 थी। ITBP में ये 76,157 थी और SSB में ये 75,247 थी। असम राइफल्स में ये 65,780 थी। जाते जाते देखिए एक बानगी उस स्नेह, विश्वास और अनुराग की जो एक आम भारतीय इन अफसरों और जवानों के प्रति रखता है जब वो अपनी चुनावी ड्यूटी के चलते उसके बीच पहुंचते हैं। अपनों से, अपने घर से महीनों दूर रहकर कठिनतम परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा में लगे ये लोग जनता का स्नेह पाकर एक बार फिर से नई ताजगी के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। – 2019 के आम चुनाव में एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 करोड़ चुनाव कर्मी और सुरक्षा बल हिस्सा लेंगे। यह संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल न सिर्फ चुनावी सुरक्षा की धुरी हैं, बल्कि कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की मशाल लिए डटे रहते हैं। ये बल अपने जोखिम से भरे कामों को बखूबी और सकुशल निभा सकें, इसके लिए सरकार वक्त वक्त पर कदम उठाती रहती है। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में हवाई यात्रा की सुविधा दे दी। इसका सीधा फायदा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI स्तर के 7,80,000 कर्मियों को मिलेगा। इन सुरक्षा बलों पर जल्दी हम कुछ खास लाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। अगर कोई गलती रह गई हो तो बताइएगा, हम जरूर ठीक करेंगे। तब तक सारी टीम की तरफ से नमस्कार।